Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल फैमिली टुडे। योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि बकरीद पर अब सैक्रिफाइसेस, जो आपने देखा होगा कश्मीर में रोडों पर खून से लथपथ पूरा इलाका पड़ा रहता था, मंडियां लगती थी, जहां मन आए वहीं पर यह सैक्रिफाइस होता था, अब यह सब बंद होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो रोड पर कोई बकरी शहीद की जाएगी, ना रोड पर किसी और जानवर की कोई सैक्रिफाइस या बलि दी जाएगी, ना ही रोड पर नमाज पढ़ी जाएगी। साफ अल्टीमेटम है सरकार का। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, योगी आदित्यनाथ जी के तेवर से आप वाकिफ होंगे, मैं थोड़ा सा और आपको रूबरू करा दूंगा। नो बकरीद सैक्रिफाइस एट पब्लिक प्लेस, नो रोड ब्लॉकेड फॉर नमाज, योगी आदित्यनाथ। सीधा अल्टीमेटम है, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, डायरेक्ट बोलते हैं कि यह नहीं होगा। अगर आप प्यार से मानते हैं तो ठीक है, वरना दूसरे ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ईद के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। स्ट्रिक्ट बैन ऑन काउ एंड कैमल सैक्रिफाइस, इनसे हाथ नहीं लगेगा ईद पर। दूसरी बात, नमाज रोड पर अलाउड ही नहीं है। तीसरी बात, सेलिब्रेट ईद विद क्लीनलीनेस एंड केयर, बहुत साफ सफाई से स्वच्छ सेवैयों के साथ ईद मनाइए, जिससे दूसरे लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। समझ गए? क्लियर मैसेज है एकदम। सैक्रिफाइस ओनली एट डेजिग्नेटेड स्पॉट्स, जहां जैसे आपने देखा होगा, जहां निश्चित कर दिया होगा कि इस जगह आप सैक्रिफाइस करिए ईद का, उसी जगह के अलावा कहीं नहीं। जैसे यूपी में हर घर में बूचड़ खाना आ गया था, स्लॉटर हाउस, ऐसा अब नहीं होगा। अब यह सब बंद है। यहां देखिए, डू नॉट शेयर सैक्रिफिशियल रिचुअल्स ऑन सोशल मीडिया। अगर आपने कोई जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां पर भी कोई सैक्रिफाइस किया, किसी बकरी का, किसी का, और आपने उसके वीडियो बनाकर अगर सोशल मीडिया पर डाला, तो गड्ढे में छुपा होगा, जमीन में दब गया होगा, तो भी उसको ढूंढकर निकाल लेगी पुलिस। ऐसा साफ अल्टीमेटम है कि उसका एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मानसिकता पर, क्योंकि आप जानते हैं 3 तरीके की चीजें होती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। यह किसमें आता है? तामसिक में। और इसको छोटा बच्चा देखता है तो उसको तामसी गुण आने लगते हैं, और यही राक्षस योनि की शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन हु आर ईटिंग नॉन वेज, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि मैक्सिमम संख्या जो है वो अलग टाइप के लोगों की रहती है। हर एक का ख्याल आपको रखना होगा, और अगर आदेश सरकार की तरफ से है तो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा कि ये चीजें रोड पर खुले में या सोशल मीडिया पर नहीं जाएंगी। क्लियर है भाई? देखिए अब आपको एक और तगड़ी न्यूज बता देता हूं। ये विजुअल्स देख लीजिए पहले, आपको देखकर पता चल जाएगा कि किस लेवल का ब्लास्ट किया गया। किसने किया है? बीएलए ने किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए ने क्या किया दोस्तों? फिदाइन अटैक ऑन पाकिस्तान ट्रेन किल्स 24, बलोच आर्मी क्लेम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जैसे इंडियन मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, ये सब आतंकवादी घटना करके जिम्मेदारी लेते हैं ना कि हमने कराया। जैसे IC-814 था, हाईजैक हुआ था, तो पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली थी कि हमने किया है, जहूर मिस्त्री ने। समझ गए? अब आपको ठीक बिल्कुल इसी तरीके से बलूचिस्तान आजादी चाहता है। आपने देखा होगा बलूच लीडरों ने भारत से मदद भी मांगी, और भारत उस समय पर चूंकि अब आमने सामने नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। और इसके अलावा बलूचिस्तान वालों ने, जो अमेरिका यहां से जा रहा था उस समय, बहुत हाई टेक्निकल वेपन्स यहां छोड़ गया था। कहां? अफगानिस्तान के अंदर। तो दोस्तों कुछ हथियार अफगानिस्तान वालों को मिल गए, कुछ हथियार बलूचिस्तान वालों को मिल गए, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मिल गए, पश्तूनों को। ऐसे करके बहुत टेक्निकल वेपन्स रह गए, जिनको टीटीपी ले गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीएलपी भी ले गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो हर एक आतंकवादी ग्रुप के पास अच्छे खासे हथियार हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान के क्रांतिकारी हैं, उनके पास भी हथियार हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हमने इस ट्रेन पर, देखो आपको एक सूचना दूं, 150 से ज्यादा अटैक कर चुकी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब तक। किस पर? पाकिस्तान के खासकर आर्मी पर्सनल्स पर। ये जो ट्रेन उड़ाई गई है, इसमें 24 लोग तो मर गए ऑन द स्पॉट, 100 से ऊपर घायल हैं। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है। यानी अब कहो तो आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर, ये भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट है। या अभी तो बलूच लिबरेशन आर्मी अपना आंकड़ा देगी, क्योंकि मरने वालों की संख्या 100 से 200 पे जाएगी। पूरी की पूरी ट्रेन डीरेल हो गई है, पटरी से उतरकर पलट गई है, उसमें आग लग गई है। एक आदमी आता है, ठीक, ये कैसा हमला जानते हो? ये हमला है कि एक आदमी आता है गाड़ी लेके, कार लेके, और वो आदमी है फिदाइनी, यानी सुसाइड अटैकर है, और उसमें बहुत सारा एक्सप्लोसिव रखा हुआ है, और वो किससे टकराता है?
वो टकराता है पाकिस्तान की चलती हुई ट्रेन से। और उस ट्रेन में कौन था? उस ट्रेन में थे जितने भी पाकिस्तानी फौजी हैं, मतलब जो भी उससे यात्रा कर रहे होंगे, और उसके अलावा अगर कोई सिविलियन उसमें था तो वो पाकिस्तानी आर्मी फैमिली के मेंबर ही थे, उनके बीबी बच्चे ये सब थे। और उससे वो कार टकराती है और इतना भीषण बम ब्लास्ट होता है कि पूरी की पूरी ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है। अब पूरी से नीचे उतर जाती है तो आप देख रहे होंगे, ये सीन आपके सामने है कि सुसाइड कार बॉम्ब अटैक ऑन ट्रेन, पाकिस्तान किल्स 24। अभी आंकड़ा आएगा, ये मौत की संख्या जारी है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना। देखिए व्हाट हैपेंड एक्चुअली द बलोच आर्मी। सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझिए, अगर आप समझ पाएंगे तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यह है पाकिस्तान और इसमें 4 स्टेट हैं। एक है पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा कह सकते हैं, एक है पंजाब, एक है सिंध और एक है बलूचिस्तान। यह है बलूचिस्तान का इलाका जो येलो में दिख रहा है। यहां पर इनकी जो राजधानी है वो है क्वेटा। यहां पर यह अटैक हुआ है। अब आप देखिए मेरे दोस्त, बलूचिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, ध्यान रखिएगा आप, इस तरफ से अफगानिस्तान के साथ। बलूचिस्तान बहुत लंबे समय से आजादी की मांग कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी क्यों है बताऊं आपको, रहस्य समझ लीजिएगा, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार, बलूचिस्तान में बहुत बड़े भंडार हैं गोल्ड के और कॉपर के, जिनको कौन लेना चाहता है? जिनको लेना चाहता है अमेरिका यानी यूएसए। चाइना यहां पहले से ही है। बलूचिस्तान वालों ने इस अटैक के बाद कहा है कि चाइनीज जो इन्फ्लुएंस हो रहा है बलूचिस्तान में, हम उनसे परेशान हैं, चाइना की सेना से। चाइना ऑलरेडी है, इनके ऊपर एयरफोर्स की स्ट्राइक करता है कौन? पाकिस्तान, अपने ही स्टेट के लोगों के ऊपर। और ऊपर से अब यहां अमेरिका आ जाएगा, तो इनका सीधा कहना है कि हमको अफगानिस्तान नहीं बनना है। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका आया 2020 में और 2021 तक, उन्होंने वहां पर एक तरह से मतलब पूरा जीना हराम कर दिया उनका, अमेरिका ने। वही सब कुछ वहीं बना रहे, इसीलिए तो बगराम एयरवेज को फिर चाहते हैं। अब वो कहता है हम अफगानिस्तान नहीं बनना चाहते, हमारा बलूचिस्तान एक अलग राज्य होना चाहिए, देश होना चाहिए। और इसमें हल्का सा जो इलाका है वो ईरान का भी आएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि बलूच हल्के से ईरान में भी रह रहे हैं। और हल्का सा इलाका इसमें अफगानिस्तान का भी आएगा, क्योंकि बलूच यहां भी रह रहे हैं। और इसको मिलाकर ये एक देश चाहते हैं कि बलूचिस्तान बने। और पाकिस्तान को पता है कि मेरी हैसियत नहीं है इनको रोकने की, इसीलिए उसने चाइना और अमेरिका दोनों दुश्मन एक जमीन पर उतार दिए। यह है इसकी दलालगिरी, इसी से बलूचिस्तान परेशान है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान रेजिम वर्सेस द बीएलए। बीएलए और पाकिस्तान के बीच लड़ाई क्यों है? वाई पीस रिमेन एल्यूसिव इन पाकिस्तान ट्रबल बलूचिस्तान। पाकिस्तान में पीस की बात होती है, होती नहीं है पीस। पाकिस्तान की पीस को बलूचिस्तान क्यों खराब कर रहा है? क्यों? क्योंकि इनका जीना दुश्वार कर दिया है पाकिस्तानियों ने। यहां के जितने भी वेल्थ है, जो अच्छे अच्छे रिसोर्सेस हैं यहां पर, अमेरिका उन रिसोर्सेस को एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। उसके लगातार उसके चलते बलूचिस्तान चाहता है कि हमारा कोई रिसोर्स एक्सप्लॉइट ना हो। यहां चाइना पहले से एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब अमेरिका भी आएगा। और अमेरिका का तो आपको रवैया पता है, वो तो डायरेक्ट मारता है। और पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि मैं बलूचिस्तान को बेच दूं। भाई साहब ये चाह रहा है मैं बलूचिस्तान को बेच दूं अमेरिका को, मुझे तो पैसा चाहिए। अब अमेरिका $13 बिलियन की बात हुई है, कितने की? $13 बिलियन। अगर ये बलूचिस्तान को बेच देगा तो अमेरिका तो यहां अपना एक छोटा सा क्रिश्चियन मिशनरी का देश बना देगा भाई। वो तो यहां जगह चाहता है, उसको मिल नहीं रही है। आपको एक इंफॉर्मेशन बताऊं, म्यांमार के अंदर, म्यांमार के और भारत के बॉर्डर पर एक गांव है जिसको म्यांमार ने अभी अभी टेक ओवर किया है। वो किसका था? वो क्रिश्चियन मिशनरीज ने, वहां पर यूएस का पूरा फुल प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो एक तरह से यूएस का गांव बन गया था। इस पर भारत और म्यांमार की मीटिंग होने वाली है, अभी आपको दूंगा इंफॉर्मेशन। तो इस गांव को अभी टेक ओवर किया, तो यूएसए तो चाहता है मुझे भारत के, म्यांमार के इसके आसपास कहीं परमानेंट जगह मिल जाए तो मैं वहां एक छोटा अमेरिका बना दूं, जिससे सबको टैकल कर सकूं। सीआईए वहीं से लीड करेगी। ये वन ऑफ द रीजन है कि बीएलए वाले हो क्यों पाकिस्तान को इतना मारने पे तुले हुए। देखिए 261 लोग पाकिस्तान के मार चुके हैं बीएलए वाले, 150 से ज्यादा अटैक हुए अब तक। पाकिस्तान डेप्लॉयज हेलीकॉप्टर, ड्रोन एंड स्टैंड ऑफ विद बीएलए रिबेल। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मतलब एक हेलीकॉप्टर से भी जैसे एयरफोर्स आई पाकिस्तान की, बलूचिस्तान वालों पर मिसाइल फेंक दी, वहां पे बहुत सारे लोग मर गए। उन्होंने खूब कहा कि ये क्या हो रहा है अपने देश में, ये वो, लेकिन कोई नहीं, उनको तो मारना है। फिर ड्रोन से भी अटैक हुआ, फिर बलूचिस्तान वालों ने भी ड्रोन से अटैक किया, बलूचिस्तान वालों ने भी सेम रिटेलिएशन किया, अभी ट्रेन उड़ा दी। तो ये एक ही देश में चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान अलग देश बनना चाह रहा है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, ऑन ईस्टर्न बॉर्डर साइन ऑफ फ्रेश क्लैश बिटवीन बीएसएफ एंड बीजीबी। ये न्यूज बहुत खतरनाक है। बीएसएफ और बीजीबी में आपस में अनबन हो गई। आप कहेंगे सर अनबन होगी तो गोली नहीं चली क्या? चलने ही वाली थी, बच गई। देखिए कैसे, यहां भारत की जो बीएसएफ है वो पिलर बना रही है कि ये बॉर्डर है, और यहां पर बीजीबी के लोग आ जाते हैं, यानी बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश।
ठीक है, ये लोग आ जाते हैं, इनमें आमने सामने ऐसे तू तू मैं हो जाती है। और बांग्लादेश के बीजीबी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि 150 मील तक बॉर्डर के बीच में एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल यू कैन नॉट मेक अ पिलर। आप कोई खंबा नहीं लगा सकते, कोई पिलर नहीं लगा सकते 150 माइल्स के अंदर के बीच में। अब 150 यार्ड्स के बीच में अगर कोई यार्ड से, सॉरी माइल्स नहीं, 150 यार्ड्स तक कोई आप खंबा नहीं लगा सकते, और वो वहां खंबा लगा रहे थे, इसी बात पर तू मैं हो गई। तो वहां क्या हुआ, फायरिंग की पोजीशन में आ गए लोग, इधर से भी और उधर से भी, ऐसे करके जो फायरिंग पोजीशन होती है ना, उसमें आ गए थे लोग। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा इस चीज को बातचीत से सुलटा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं ऑनेस्टली, फुटेज लगा नहीं पाऊंगा शायद वीडियो का, बहुत बड़ी मात्रा में बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट हो रही है, किसकी, भारतीय सेना की। हम वहां फोर्टिफिकेशन चाहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम एक मजबूत रास्ता चाहते हैं। क्यों, आप जानते हो, मैं अगले आर्टिकल में आपको बता सकता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का इलाका इसी से जुड़ता है, और इस समय मार्को रूबियो भारत आया हुआ है, और सबसे पहले कहां गया है, मदर टेरेसा के पास। मार्को रूबियो, एक बात और आपको बता देता हूं, मार्को रूबियो केवल स्टेट सेक्रेटरी नहीं है, वो अजित डोभाल साहब की तरह वहां का सिक्योरिटी एडवाइजर भी है अमेरिका का। वो क्यों आया, तो क्यों आया, तो दिल्ली आना था, तो वहां क्यों गया, कलकत्ता। आप इस कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा सेपरेट आर्टिकल में कि क्यों वो कलकत्ता उतरा है, उसका मकसद क्या है, और क्यों वो पहली बार भारत आया, वो भी ऐसे टाइम पर जब सब तरफ युद्ध चल रहा है, टेंस माहौल है, कोई भारत का बड़ा लीडर किसी से मिलना नहीं चाहता उस समय पर। मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन बीजीबी में और बीएसएफ में जो स्टैंड ऑफ एक टाइप का हुआ है, उन्होंने कहा है फायरिंग पोजीशन में आकर के अब खेल खत्म हो जाएगा। तो भारतीय सेना पहुंच रही है बॉर्डर पर, क्यों, क्योंकि यहां पर ये अभी पहली वाली हवा लेकर चल रहे हैं कि यूनुस के टाइम जो हवा थी कि कोई कुछ बोला नहीं। अब बंगाल में सरकार बदल गई है, अब तो पता नहीं चलेगी बांग्लादेश रातों रात कहां चला जाएगा, यह ध्यान रखना है आपको। देखिए, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश फॉइल्ड एन अटेम्प्ट ऑन इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू इंस्टॉल अ पिलर नियर द पतग्राम बॉर्डर इन लाल मुनीरहाट यस्टरडे फॉर एलिजिबली वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर रूल्स। मतलब इन्होंने वही वाली बात है, इन्होंने कही कि 150 यार्ड तक आप नहीं लगा सकते, लेकिन बीएसएफ पर्सनल वर ट्राइंग टू इंस्टॉल अ पिलर नियर इंटरनेशनल पिलर नंबर 806, पिलर नंबर 806 पर वो पिलर लगाने की कोशिश कर रहे थे। बीबी मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया और कहा 150 यार्ड तक आप कोई भी इंटरनेशनल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं लगा सकते। इट कैन लीड टू बिगर क्लैश एज बोथ द फोर्सेस कन्फ्रंटेड ओवर द फायरिंग पोजीशन। फायरिंग पोजीशन पर दोनों लोग कन्फ्रंटेड हो सकते थे, बड़ा क्लैश हो सकता था, छोटे से बॉर्डर क्लैश से वॉर हो सकता था दो देशों के बीच, यह सिचुएशन आ गई थी। तो आप समझ के चलिए कि बॉर्डर पर हालात बहुत सामान्य नहीं है। भारत की सेनाएं लगातार डिप्लॉयमेंट है बड़ी मात्रा में। आप देखिए ना एक बार घुमा के, यहां देखिए, फेंसिंग वर्क स्टार्टेड आफ्टर लैंड ट्रांसफर टू बीएसएफ। ये क्यों रुका हुआ था, क्योंकि बीएसएफ को जमीन ही नहीं मिल रही थी, कोई अथॉरिटी नहीं मिल रही थी, वो कुछ फेंसिंग कर नहीं पा रहे थे। जमीन किसने दाब रखी थी, क्योंकि जमीन जो बॉर्डर की जो जमीन होती है वो किसका सब्जेक्ट रहता है, वो स्टेट का सब्जेक्ट रहता है। और वहां किसकी सरकार थी, वो सरकार थी ममता बनर्जी की। अब आप देख रहे हो कुछ कुछ वीडियो वायरल होते हैं, अगर आपने देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो 42 साल से लोग यहां आए, यहां रहने लगे, और यही आधार कार्ड सब कुछ वो बन गया, और आज उनको बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि बाप दादे मामा कोई किसी का कुछ दिखा नहीं पा रहे। उन्होंने कहा साहब हम आए तो हम थे 21 क्या कहते 3 महीने के वीजा लेकर, लेकिन हमको तो 21 साल हो गई। यहां भारत में जनसंख्या कैसे बढ़ी है, कैसे, आप सोच के देखिए ना, कैसे बढ़ी है जनसंख्या, ऐसे बढ़ी है जनसंख्या कि एक आदमी आया। मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बता देता हूं, छोड़िए इधर तो कचरा इतना भरा पड़ा है कि आप समझ नहीं सकते। मैं जम्मू कश्मीर की बात बता देता हूं आपको। एक आदमी आता है कहां से, पाकिस्तान से, और एक आदमी पाकिस्तान से आकर यहां पर प्लास्टिक सर्जरी करा लेता है। क्यों, वो आया था आतंकवादी, उसको करना था कश्मीर में कुछ खेल, वो हैंडलरों से डेली बात करता था। लेकिन उसने देखा, और ये घटना 2019 के बाद की जब 370 हट गया था, उसने देखा कि वहां पर इतना फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रखा है पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर। यहां हर नौजवान काम कर रहा है जबरदस्त तरीके से, भारतीय सेना में भी जा रहा है, भारतीय पुलिस में भी जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी जा रहा है, अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है। इतना फलाफूला एरिया यार, यहां पे तो बहुत लेविश लाइफ जी रहे लोग, फिर वहां से इतना गलत इमेज क्यों बना रखे। तो उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई जिससे मुझे कोई पहचाने नहीं, और वो कश्मीर में रह रहा है तभी से। उसने हैंडल वेंडल सब खत्म कर दिए, और ये उसने कन्फेशन किया है कि मेरी सिक्योरिटी को मेंशन करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां यूथ को डाइवर्ट करके यहां आतंकवादी बना के भेजते हैं। वरना अगर यहां आएगा बंदा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में कर रही है सरकार। मैं आपको आर्टिकल में बता दूंगा कि जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर 2.0। आपको बताऊंगा कि लद्दाख में क्यों दंगे हो रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के रहते हुए वहां पर इतना विकास हो रहा है। उमर अब्दुल्ला इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अभी इस टाइम। दोस्तों, भारत को तोड़ने के लिए कोई एक चीज नहीं है कि जो उसको टॉन्च कर रही है।
जड़ जड़ में घुन भरा हुआ है, दीमक भरी हुई है, ध्यान रखना। ये देखिए, बाद में जब वहां तनातनी हो गई तो बाद में बीएसएफ और बीजीबी के बीच में ये दहग्राम में बॉर्डर पर एक वो मीटिंग होती है कि भाई ये मतलब ऐसा मत करिए। अब ये ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि ये इनके द्वारा पोषित हो रहा है। पहले आपको पता है जो अब सरकार को जो चलाते हैं वो कौन होते हैं? आईएएस आईपीएस जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सजेशन देते हैं लीडर्स को, लीडर्स उसी हिसाब से चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी कि पहले बांग्लादेश की जो सिविल सर्विसेज थी उसके जितने भी आईएएस आईपीएस जो अधिकारी होते थे, ब्यूरोक्रेट, वो कहां ट्रेनिंग लेते थे? वो मसूरी में ट्रेनिंग लेते थे, जहां हमारे ब्यूरोक्रेट्स ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमारे टॉप नॉच ऑफिसर्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अभी क्या हुआ? यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश का पल्ला कहां चला गया? पाकिस्तान की तरफ। कभी ढाका की और कराची की जो फ्लाइट बंद थी, बंद कर रखी थी शेख हसीना ने, वो खोल दिया कि यूनुस ने। डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन हो गया आतंकवादियों का और जितने भी घुसपैठिए थे उनका बांग्लादेश में। बांग्लादेश से ही अटैक करना था ना, क्योंकि एलओसी तो सील है, बांग्लादेश का बॉर्डर हमारा ओपन है। ऊपर से बांग्लादेश में आपको पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी थी, तो सारे समीकरण ओपन थे कि भारत को, भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता हूं, जो बंदा जेल में बंद है उमर खालिद के साथ, सरजील इमाम, उसके मुंह से गलती से निकल गया और वही शब्द पकड़ लिया किसने? डोभाल साहब ने, कि ये साला ऐसे बोला कैसे कि मैं छोटे से रास्ते पर इतना मवाद भर दूंगा, मुर्शिदाबाद से ले जाकर इतने जनता खड़ी कर दूंगा कि ना तो वहां फौज जा पाएगी ना कुछ जा पाएगी। तो उन्होंने दिमाग घुमाया कि बांग्लादेश ये हरकत क्यों कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एलओसी से घुसने की मेरे अब्बा की भी औकात खत्म हो गई है, तो मैं कहां से घुसूंगा? बांग्लादेश से। और घुस क्यों पाऊंगा? क्योंकि बॉर्डर ओपन है, ममता बनर्जी वहां बैठी हुई है, नो इश्यू एट ऑल। उसको एक हमने लालच दिया हुआ है कि इसका प्रधानमंत्री तुमको बनाएंगे, एक देश बनेगा नया, और उसके चलते वहां से धुआंधार भारत में कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे नसों में कैंसर फैल जाता है वैसे फैल जाएंगे भारत के अंदर। और यहां साउथ में कौन बैठा था? पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको 0.5 फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। उसका यह मंसूबा था कि 2047 तक भारत को 2 हिस्सों में बांट देना है, साउथ इंडिया अलग, नॉर्थ इंडिया अलग। लिखा हुआ है उसके मैनिफेस्टो पे, जो पकड़ा है आईबी ने, रोने। इस बात से समझ में आ गया था कि सिलीगुड़ी पर नुकसान है, और इसीलिए, ऐसी बात नहीं है, चुनाव और भी हुए हैं, प्रधानमंत्री के भी चुनाव हुए, ये तो प्रधानमंत्री का भी चुनाव नहीं था। इतना जोर क्यों लगाया गया इस बंगाल इलेक्शन पर? हर एक लीडर क्यों पहुंचा वहां? क्यों? क्योंकि बंगाल को हारने का ऑप्शन हमारे पास नहीं था, जीतना था हमें। और बंगाल को जीतने के बाद ही इनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। और ये अब जो अपने ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो मसूरी नहीं देते, बंद कर दिया। कहां देते हैं? अब ये देते हैं पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के साथ। आप एक बात बताइए, आपसे पूछता हूं, कोई सुअर है, कीचड़ में खड़ा है, आप बाहर जा रहे हैं सफेद कपड़े पहनकर, तो सुअर का काम क्या है? आप पर कीचड़ उछालेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि आप भी कीचड़ में उतर जाएं, और जब गंदे हो जाएं तो उसको और डबल खुशी मिलेगी। तो इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता है कि उसको उसकी प्रवृत्ति पर छोड़कर आगे बढ़ जाइए। ध्यान रख लीजिए। इसीलिए भारत ने क्या किया? भारत समझ गया कि यह क्या खेल चल रहा है, तो हमको अपनी तरफ से मजबूती करनी है, ना कि हमको युद्ध करना, क्योंकि युद्ध का यह समय है नहीं बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखना इस बात को। देख लो, यूक्रेन युद्ध में आज 5 साल हो रहे हैं, बाहर नहीं निकल पाया है रशिया। और भारत की इस बढ़ते वर्चस्व को देखकर ही इनको दिक्कत हो रही है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दुनिया खुश नहीं है। आप कहेंगे सर भारत में इतनी दिक्कत चल रही है क्या? मैं दिखा देता हूं मेरे भाई। नॉट जस्ट दिस, इंडिया नीड्स टू स्क्रूटनाइज मोर इंटरनली। भारत को अंदर घुस घुस कर ऑपरेशन चलाने होंगे, इनको पकड़ना होगा। देखिए मेरे दोस्त, पंजाब मैन इंस्टॉल सीसीटीवी ऑन हाईवे। एक आदमी है, पंजाबी लगता है, भारत में रहता है, नॉर्मली उसने हाईवे पर सीसीटीवी लगा दिया। सब लोग समझ रहे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा था हम दिल्ली के हर खंबे पर सीसीटीवी लगवाएंगे, तो पंजाब में भी कोई रूल आ गया होगा। इसने सीसीटीवी लगाकर, और दोस्तों पंजाब में से, और यूपी में क्यों नहीं लगा पाया सीसीटीवी? लगा, बांस कर देंगे अगर लगा देगा तो। ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ यहां रहते हैं। यहां देखिए, ये बंदे ने लगा दिया क्या? सीसीटीवी। उसके बाद सारी खबर कहां जा रही है? सेंड फुटेज ऑफ आर्मी मूवमेंट टू पाकिस्तान, के आर्मी किधर मूव कर रही है, सारी फुटेज पाकिस्तान को जा रही है, जिससे एक और पुलवामा करवाया जा सके। और एक और पुलवामा करवाया गया, इस बार कहां? पंजाब में। तो खुलकर सामने आ जाएंगे कौन से? वही दूसरी पार्टियां के। देखिए पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना था, तो वहां पुलवामा हो गया। अब पंजाब पर नजर है, तो यहां पर भी यह घटना सरकार ने ही करवाई है। इतने मंसूबे चलते हैं। अगर आप मंसूबों को समझेंगे तभी जियोपॉलिटिक्स को समझ पाएंगे मेरे प्यारे भाई। आपको ब्रेन फैलाने की जरूरत पड़ेगी। भारत की उन कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, उनके 4 तरफ दिमाग चलते हैं, यह आपको मेंशन करना होगा। देखिए यहां पर मैसिव पाक लिंक्ड स्पाई नेटवर्क कंडक्टेड प्री अटैक रिकॉन। देखिए यूपी के अंदर छोटे छोटे बच्चे, मासूम, एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा जा रहा है। यूपी में एसटीएफ सतर्क है। अगर आपने नाम सुना होगा किसका? इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा का। ध्यान रखा मेरे,
ऐसे ही लोग एसटीएफ दिल्ली यूपी में इतनी सतर्क है कि ऐसे लोगों को पनपने ही नहीं दे रही। बहुत बड़ा टेरर अटैक का नेटवर्क, 22 लोग गिरफ्तार हुए, 22, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। ये देखिए और दिखा देता हूं, 2 अरेस्ट इन बंगाल मुर्शिदाबाद फॉर शेयरिंग इंडियन सिम ओटीपी टू पाकिस्तान। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, क्या जरूरत है पाकिस्तान के लिए? क्यों? क्योंकि आधा पाकिस्तान बांग्लादेश में बैठा हुआ है। अमित शाह बेवकूफ थोड़े ही हैं, बॉर्डर पर खुद जा रहे हैं और डेप्लॉयमेंट हो रही है किसकी? फोर्सेस की। मैं आपको बता रहा हूं, यह बंदा है, देखिए छोटा बच्चा है, इसको कौन मारेगा? ये क्या कर रहा है? ओटीपी शेयर कर रहा है भारत के मुर्शिदाबाद से, कहां? पाकिस्तान के हैंडलर्स को। यहां देख लीजिए, 9 माइनर्स डिटेन्ड इन गाजियाबाद स्पाई केस पर गाइडेड फॉर फॉरेन हैंडलर। फॉरेन हैंडलर, पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर, कोई 9 माइनर हैं, नाबालिग हैं। इनको पुलिस कैसे पहचानेगी यार, नाबालिग लोगों को? आप समझिए ना हमारी जिम्मेदारी एज अ सिटीजन कितनी बढ़ जाती है कि ऐसे लोग हमारे बीच में ही रह रहे हैं, हमको पहचानना होगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े पद पर चले जाएंगे तभी ऐसा काम करेंगे। नहीं भाई, देश की सेवा, जब ये नाबालिग होकर आतंकवादी हरकत कर सकते हैं, आप तो फिर भी बड़े हैं, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए भारत को। ये देखिए दलाई लामा का री इनकारनेशन हो रहा है और इससे मिर्ची लग गई है चाइना को। भारत को धमकी दे दिया उसने कि आप दलाई लामा के फटे में ज्यादा टांग ना अड़ाएं। आपको पता होगा दलाई लामा हमारे यहां रहते हैं, तब से वहां से निकले 1959, भारत में ही रहते हैं। कह रहे दलाई लामा के फटे में आप इतनी टांग मत अड़ाइए, ये हमारा मैटर है, चाइना कह रहा है। दोस्तों, सीटीए, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत खुश है कि दलाई लामा का री इनकारनेशन हो रहा है। नाम भी बता देता हूं आपको, देखिए यहां पर सीटीए पेनपा सेरिंग। तो चाइना भारत को धमकी दे रहा है। क्यों? चाइना को क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का लेते हुए भारत कहे कि ये मेरा पार्ट है। बेटा भारत कहेगा नहीं, ये है हमारा पार्ट। ये तो उस समय तुमने ले लिया जब भारत के पास हथियार नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब जैसे जैसे भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, इसी से तो तुम्हारी 4 हो रही है फटके कि अगर इसका वर्चस्व बढ़ेगा तो यह पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिलाएगा, पीओके के भी मिलाएगा, यह सक्षगाम वैली को भी लेगा, यह अक्षय चिन्ह को भी ले सकता है, क्योंकि हम पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि यह हमारे हिस्से हैं। आज हम कमजोर हैं, तुमने हथियार लिए रख लो, जिस दिन हम में पावर आएगी हम इनको वापस ले लेंगे। यह भारत का कमिटमेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कल 250वीं आजादी जयंती थी, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। तो मार्को रूबियो यहां पर आया हुआ है, स्टेट सेक्रेटरी। तो वहां से ट्रंप फोन करता है और फोन पर कहता है आई लव इंडिया एंड पीएम मोदी। खैर इसकी बुद्धि अब सठा चुकी है, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसकी बातों पर उतना यकीन नहीं करना है। बस उसको यह लगता है कि मुझे जहां से फायदा हो वहां से मैं क्या कर लूं, बातचीत कर लूं। जहां मुझे लगता हो मेरा फायदा, मेरा मतलब सीधा हो रहा है, वहां वो चाहता है मैं बात कर लूं। मोदी को फोन मिला देता है, कितनी भी लड़ाई चल रही हो तुरंत फोन मिला देगा मोदी जी को। या अगर मार्को रूबियो आया तो सबसे मिलने के लिए कहा कि सबसे मिलके आना, जितने भी लोग हैं बात को रफा दफा करके आना, और एनएसए डोभाल से भी मिल लेना, जिससे सीआईए को ज्यादा नुकसान ना हो भारत में। समझ गए? तो ये मौका परस्त है। अब मैं आपको आगे समझा देता हूं। ये देखिए, डोंट कॉल मी डम्ब, लोग इसको बेवकूफ बोलने लगे ना, क्योंकि ऐसा आदमी बेवकूफ ही होता है। अब इसको जब बेवकूफ बोलने लगे तो क्या कह रहे हैं, मुझे बेवकूफ मत बोलो, मुझे सातिर हरामी बोल सकते हो, ब्रिलियंट टायरेंट डिक्टेटर। मुझे सातिर हरामी बोलिए लेकिन बेवकूफ मत बोलिए। अबे वो बेवकूफ ही होता है भाई, तू वही है, ध्यान रखना। पीस एग्रीमेंट माइट कोलैप्स, ईरान क्लेम्स। देखिए कल को ये कहता है कि आज वो खत्म हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगी। उस दूसरे दिन ही क्या कहता है, ये यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, वो मान नहीं रहा ईरान। एक दिन में ये स्टेटमेंट, कोई प्रेसिडेंट ऐसा स्टेटमेंट देगा क्या, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्या अब एग्रीमेंट होने वाला है, हॉर्मुज रीओपन होने वाली है, कांग्रेचुलेशन, और अगले ही कहेगा कि अरे इसमें तो अभी काफी टाइम लगेगा, वो मान नहीं रहा है। ऐसे इसके भाषणबाजी, इसलिए इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं मेरे प्यारे भाई। आज की खबर मैंने पूर्ण रूप से कवर कर दिया। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए, महेशन को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।